करेंगे। अभी तक आप देख रहे थे कि कैसे ट्राइंगल बनता है। अब हमारा ट्राइंगल बनके तैयार हो चुका है, और जब ट्राइंगल बनके तैयार हो चुका है तो फिर हम उसके आधार पे कुछ नई नई बेहतरीन बेहतरीन चीजें करेंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब ट्राइंगल बनके तैयार है, मजा आ रहा है जी। अब ट्राइंगल बनके तैयार है। ए के सामने की भुजा ए, बी बी के सामने की भुजा बी, सी के सामने की भुजा सी। यानी ए के एबीसी एक ट्राइंगल बन के तैयार है। ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी, सी के सामने की भुजा सी। ठीक है, एबीसी है, क्लियर है। आज मैंने दाढ़ी बना ली, माफी चाहता हूं। ठीक है, जब ट्राइंगल बन के तैयार हो जाता है तो उसके बाद की चीजें क्या है। आप देखिए, मैंने कहा कि एक त्रिभुज की भुजा 7 है, दूसरी 4 और 2 है, ट्राइंगल बनाओ। एक बच्चे को बोला तो उसने 7 भुजा खींची और उसने 4 का एक प्रकार में चाप भरा, कंपास में ऐसे लगा दिया, ट्राइंगल ही नहीं बन पाया, हंसने लगा। फिर मैंने कहा बेटा ये तो तुमने गलत साइड ले ली। फिर वो बोला कोई बात नहीं, मैं 4 ले लेता हूँ, 7 और 3 ले लेता हूँ। फिर उसने ये 7 खींची, फिर 4 का चाप भरा और फिर 3 का चाप भरा, यहाँ पे कट कर गया, ट्राइंगल फिर भी नहीं बना, तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए। फिर मैंने कहा यार ट्राइंगल अगर बनाना है और ये तुमने 7 ले लिए और ये 4 ले रहे हो, तो जो अगली लो उसका जोड़ 7 से बड़ा होना चाहिए। 5 ले लो तो ट्राइंगल बन जाए, और ट्राइंगल बन गया। यानी जब भी अगर ट्राइंगल बनाना है तो कंडीशन ये है कि दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा होगा तो ट्राइंगल बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं बनेगा। कहने का मतलब है, इतनी सी बात समझ लो, ये तीनों एग्जाम्पल भी लिख लेना कि तभी बन पाएगा, तभी ऐसा हो पाएगा कि हम ट्राइंगल बना पाए 3 भुजाओं से, जब 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा हो, अन्यथा हम ट्राइंगल नहीं बना पाएंगे। तो मैं इस चीज को अगले पेज पे लिख रहा हूं, अगले पृष्ठ पे लिख रहा हूं, ये आपको मिलेगा ही कि सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स should be greater than, should be greater than थर्ड साइड। ठीक है, दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, हिंदी में भी लिख लेंगे कि दो भुजाओं का जोड़, हिंदी में मैं लिखा दिखा दूंगा, अभी आप बस समझिए, केवल समझना ज्यादा जरूरी है, लिखना नहीं। ये ए है, ए के सामने की भुजा ए, ये बी है, बी के सामने की भुजा बी, ये सी है, सी के सामने की भुजा सी। ठीक है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि बी प्लस सी बड़ा होना चाहिए ए से, या फिर सी प्लस ए बड़ा होना चाहिए बी से, या फिर ए प्लस बी बड़ा होना चाहिए। किन्हीं भी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा होना चाहिए, किन्हीं भी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा होना चाहिए। ये बात क्लियर है कि नहीं? हम ये समझ गए। अब मैं यहां से एक निष्कर्ष और निकालना चाहता हूं। मैं कह रहा था कि सी को अगर हम उधर ले जाएं, ये क्या हो, सी को अगर हम उधर ले जाएं तो आप ये कहेंगे कि जी बी बड़ा होगा ए माइनस सी से। ठीक है, और सी को अगर हम इधर ले जाएं या ए को इधर ले जाएं तो बी बड़ा होगा सी माइनस ए से, इससे। अब आप खुद बताओ, एक बार बी बड़ा है ए माइनस सी से, एक बार बड़ा है सी माइनस ए से, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर इन दोनों को सेम बनाना है तो मैंने मॉड लगा दिया, तब ये दोनों सेम हो जाएंगे। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि बी बड़ा होगा सी माइनस ए से, या मैं कह सकता हूं कि सी माइनस ए छोटा होगा बी से। तो हम एक और बात यहां से सीखते हैं कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, डिफरेंस ऑफ टू साइड, अभी तो सम की बात हो रही थी, डिफरेंस ऑफ टू साइड शुड बी लेस देन थर्ड साइड। इस पे सवाल आता है, अक्सर आता है, इतना समझ लीजिए। मैं इसको और अच्छे से लिखा दिखाता हूं, पहले भी मैंने जैसे लिखा है वैसे लिख लीजिए। क्या बात है जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, सब तो आपको आता है यार, सब आपको आता है भाई। मैं इतना समझ गया कि आपको सब आता है, क्योंकि आपका लेवल है, भले ही हल्का है लेकिन आपका लेवल है। ये देखो, ये लिख लो आप, सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। बी प्लस सी बड़ा है ए से, सी प्लस से बड़ा है बी से, ए प्लस बी बड़ा है सी से। ठीक है,
ये चीज मैंने दिखाई कि डिफरेंस ऑफ टू साइड शुड बी लेस देन थर्ड साइड, दो भुजाओं का अंतर तीसरी से कम होना चाहिए। सी माइनस ए है तो बी से छोटा होगा, बी माइनस सी है तो ए से छोटा होगा, ए माइनस बी है तो सी से छोटा होगा। इतनी सी बात पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड रुके रहना। इतनी सी बात समझ के अब अगर मैं इसका निष्कर्ष निकालना चाहूं तो निष्कर्ष ये कह सकता हूं कि एक भुजा, आपने देखा कंक्लूजन क्या है कि डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड साइड, थर्ड साइड सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड साइड, यानी एक भुजा मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक भुजा दो भुजाओं के, एक भुजा दो भुजाओं के, एक भुजा दो भुजाओं के जोड़ और अंतर के बीच में होती है, अंतर के बीच में होती है, बीच में होती है। एक भुजा दो भुजाओं के जोड़ और अंतर के बीच में होती है। क्लियर है? सी माइनस ए बी सी प्लस ए, ये बात क्लियर हो गई। अब हम सवाल पे आते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर हो गया। और इस कंसेप्ट पे मैं ज्यादा बड़े सवाल तो नहीं कहूंगा आपसे, लेकिन छोटे मोटे सवाल पूछने का हक रखता हूं। जैसे एक बहुत छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि प्री के बच्चे हैं, उनको बड़े सवाल आते भी नहीं है। बहुत छोटा सा सवाल का जवाब देना है। देखिए, बड़ी छोटी सी बात है। एक भुजा ए है और हमने कहा एक भुजा दो भुजाओं के जोड़ और अंतर के बीच में होती है 11 माइनस 11 में से 5 गए 6, ए और 16, यानी कि 16 और 6 के बीच में ए होगा। ए इज द करेक्ट। तो ये सवाल करो, किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं 7, 11 और ए हैं, ए का न्यूनतम पूर्णांक मान बताओ, ये कह रहा है। तो देखिए, ए का न्यूनतम पूर्णांक मान ए 11 प्लस 7 और 11 माइनस 7। 11 में से 7 गया 4, 4 से ए 18 के बीच में होगा, 4 से ए 18 के बीच में होगा। बोलो होगा या नहीं? अगर मैं ए के न्यूनतम पूर्णांक मान की बात करूं तो 4 से बड़ा होगा, तो न्यूनतम पूर्णांक कितना हो सकता है? न्यूनतम पूर्णांक कितना हो सकता है? 5। यही आंसर है। क्या 5 किसी का नहीं आ रहा था? और बोलो भाई, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल बताओ जल्दी। देखो भाई, छोटा सा सवाल है कि 8, 20 तीसरी भुजा के कितने मान संभव है। मैंने मान ली तीसरी भुजा सी है, एक्स मान लेता हूं। अब तीसरी भुजा दो भुजाओं के जोड़ 20 प्लस 8 और 20 माइनस 8 के बराबर होगी। 20 माइनस 8 और 20 प्लस 8 के बराबर होगी, यानी x कितना होगा? x 28 और 12 के बीच में होगा। x 28 और 12 के बीच में होगा। इसका मतलब क्या है कि 27, देखिए 28 भी नहीं ले सकते और 12 भी नहीं ले सकते। यानी मैं ये कह सकता था पहले कि मैं 1 से 27 तक की सारी वैल्यू ले सकता हूं। 28 तो ले नहीं सकता, 27 ले सकता हूं। तभी एक लड़का बोला कि 1 से 12 तक नहीं ले सकते, 12 घटा देते हैं। तो कितना बच गया? 15। यही आंसर है। 15 इज द करेक्ट आंसर। 15 इज द करेक्ट आंसर, यही उत्तर है 15। ऐसा एक सवाल और करो, ये सवाल का उत्तर और बताना है। मान लेते मेरे पास, मैं आपको ऐसे एग्जांपल से समझाता हूं। मान लेते कि आपके पास 8 और 9 थी दो भुजाएं, 8 9 भी ज्यादा है, 4 3 ले लेते, 4 और 3 थे। अब तीसरी भुजा की बात करें तो आप कहेंगे 4 प्लस 3 7 और 4 माइनस 3 1, यानी आपको पता लग गया कि 1 से बड़ी होगी भुजा और 4 3 7 होगी। अब आप ये भी कह रहे हैं साथ में कि इंटीजर लेनी है, तो x क्या ले सकता हूं? 1 से बड़ी 2 3 4 5 6 7 नहीं ले सकता। यानी x के कितने मान संभव है? 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज पॉसिबल है x की। तो फिर ट्राइंगल भी कितने बनेंगे? 5 ट्राइंगल बनेंगे। क्यों? क्योंकि दो भुजाएं तो फिक्स हैं, दो भुजाएं तो 4 और 3 है। एक बार उसके साथ 2 ले लेते हैं, एक बार उसके साथ 3, एक बार 4, एक बार 5, एक बार 6। अच्छा, अब ये 5 वैल्यू यहां पे हमने आराम से गिन के निकाल दी, लेकिन अगर हमें ये ज्यादा होती तो तरीका क्या होगा निकालने का, वो मैंने बताया। मैंने कहा कि भाई आप 6 तक ले सकते हो, लेकिन उसमें एक नहीं ले सकते, तो ये एक हटा दिया हमने, तो 5 आ गई। यही 5 आ रहा। इस सवाल में भी हम यही करेंगे, हम ये पता कर लेंगे कि तीसरी भुजा कितनी होगी। तो x 8 7 6 प्लस 6 7 8, 8 7 6 माइनस 6 7 8,
तो कितना आ जाएगा, 16 में से 8 गए 8, 6 में से 16 में से 7 गए 9, और 7 में से 6 गए 1, 198 बचेगा। बोलो उसके बाद कितना होगा, 8 और 6 14 का 4 हासिल 1, 7 और 7 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 8 6 14 और 1 15, 1554, 198 और 1554 के बीच में होगी। तो मुझे ये मालूम है कि टोटल वैल्यू में ले सकता हूं 1553, टोटल वैल्यू में ले सकता हूं 1553, 1553 में मैं कितनी नहीं ले सकता, 198 नहीं ले सकता। तो उसमें से क्या करूंगा, 198 घटा दूंगा, 198 वैल्यू घटा दूंगा। तो 13 में से 8 गए 5, 12 में से 9 गए 3, 14 में से 1 गए 13, 1335 वैल्यू पॉसिबल है। तो 1335 ट्राइंगल पॉसिबल है। ये गलत आ गया क्या हमारा, 1355 होगा ना, 14 में से 9 जाएंगे 5 आएगा, 1355, 1355 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे। देखो भाई, अब मैं ये कह रहा था कि अगर ये जो एस क्यू है, मैंने इसको एक्स मान लिया, एक्स मान सकता हूं, एस क्यू को मान सकता हूं, और मैं ये भी कह सकता हूं कि एक भुजा यानी कि पी क्यू बीच में होती है किसके, क्यू आर और पी आर के। बोलो बीच में होती है, पी आर और क्यू आर के बीच में होती है। पी क्यू है कितनी, एक्स प्लस 3, छोटा होगा क्यू आर यानी 15 से, और 8 से बड़ा होगा। 3 घटा दिया दोनों तरफ मैंने, तो 5 एक्स और 12, 5 एक्स और 12, 5 एक्स 12 का मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो 5 से बड़ी और 12 से छोटी होगी। तो 12 से छोटी होगी का मतलब है ना तो 13 हो सकती है, ना 20, ना 24, फिर हो क्या सकती है, 5 से बड़ी होगी। ये भी बात है। ये कैसा सवाल है यार, एक्स प्लस 3, 15 और 8, सॉरी, ओहो करवा दिया ना आपने लफड़ा। पी क्यू जो होगी वो क्यू आर प्लस पी आर, ये होगी दो भुजाओं के जोड़, और अंतर, अंतर कितना होगा, क्यू आर माइनस पी आर, यानी कि 15 में से 8 गए 7, एक्स प्लस 3, छोटा होगा 15 8 23, यानी 3 घटा दूं तो ये 20 से छोटी होगी एक्स, और 4 से बड़ी होगी। अब 20 से छोटी और 4 से बड़ी, यानी 4 नहीं हो सकती, 20 नहीं हो सकती, 24 नहीं हो सकती, 13 इज द करेक्ट आंसर। ये एक सवाल और कर लीजिए, फिर मैं हर टाइप के सवाल कराने की कोशिश भी कर रहा हूं और आपको मजा आना भी चाहिए। देखिए ये सवाल कह रहा है कि भाई एक त्रिभुज जिसका परिमाप 16 है, जिसकी दो छोटी भुजाएं a और a+1 हैं, तो निम्नलिखित में से तीसरी भुजा की लंबाई हो सकती है। मैंने मान लिया तीसरी भुजा x है और उसका सम दो भुजाओं के जोड़ यानी 2a+1 और दो भुजाओं का अंतर 1 से बड़ा होना चाहिए, ये मुझे मालूम है। ठीक है, 1 से बड़ा होना चाहिए, दो भुजाओं का जोड़। अच्छा आपको मालूम है कि इन दो भुजाओं का जोड़ या तीनों भुजाओं का जोड़ 16 होगा, परिमाप है, यानी कि मैं 2a+1 को 16 माइनस एक्स लिख सकता हूँ, 2a+1 को 16 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। तो x और 16 माइनस एक्स, तो 2x छोटा होगा 16 से, x छोटा होगा 8 से। तो मुझे पता चल गया कि x 8 से छोटा है और 1 से बड़ा है। इसमें कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है, बट होनी नहीं चाहिए। देखिए कितने प्यार से मैंने कर दिया। तीनों भुजाओं का जोड़ ही तो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर यानी परिमाप, परिमाप सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स, तो यहां से x 8 से छोटा होना चाहिए, 1 से बड़ा। तो 1 से बड़ा इन्होंने पूछा निम्नलिखित में से तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी, 8 से छोटा, यानी कि ये तो बड़ा गंदा उत्तर आ रहा है। x उधर जाएगा, x छोटा हो गया 8 से, 8 से छोटा है तो 7 हो सकता है, और अंतर 1 है। तो इसमें से मुझे लगता है निम्नलिखित में से तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो तीसरी भुजा की लंबाई अगर मैं, अब आप समझो बात को कि ये 8 तो वैसे ही कट गया और ये भी कट गया। अब समझना बात को, अब 3 और 7 दो ऑप्शन रह गए, लेकिन आपको ये देखना है कि दो छोटी भुजाएं ये हैं, छोटी भुजाएं हैं ये,
तो यानी कि x अगर मैं 3 ले लेता हूं, मैंने मान लिया कि मैंने 3 ले लिया, तब आप देखेंगे कि ये जो दोनों भुजाएं बच रही हैं 3 लेने के बाद 13 पे, वो 6 और 7 बच रही हैं। 6 और 7, क्योंकि ये a और ये a+1, अगर मैं 3 ले रहा हूं तो यानी कि 3 पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो छोटी भुजा थी। आप समझो, इस सवाल में दिमाग लगेगा, इस सवाल में दिमाग लगेगा कि आप 3 नहीं ले सकते चाह के भी, क्योंकि ये दोनों छोटी भुजाएं हैं। 1 और 8 के बीच में तो लेना है, लेकिन अगर मैं 3 ले लेता हूं तो जो ये एक और लाइन लिखी हुई है ना कि ये 2 छोटी भुजाएं, ये लफड़ा फंस जा रहा है। अगर मैं 7 लेता हूं, अगर मैंने x को 7 ले लिया तो बचा कितना? 16 में से 7 मैंने बड़ी भुजा ले ली, अब 11 बच गया। 11 का मतलब 5 और 6 में ब्रेक कर दूंगा, क्योंकि 1 के अंतर पे, तो ये दोनों छोटी भुजाएं हो जाएंगी 5 और 6। इसमें कोई डाउट है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखेंगे, अच्छा लगेगा आपको। चलिए ये सवाल देख लीजिए। दो भुजाएं x z 12 हैं, x और z बराबर 12 है। दो भुजाएं x और z बराबर 12 है। ठीक है, देखो मैं ये कह रहा हूं कि मैं इस भुजा को मान लेता हूं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 1 × 12, 3 × 4, 1 × 12, 3 × 4, 2 × 6। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है भाई? 1 12 के अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अब मैंने कहा तीसरी भुजा जो है वो y है, तो पहले केस में कितनी होगी? 12 + 1 13, और 12 - 1 11। दूसरे केस में कितना होगा? 4 और 3 7, और 4 में से 3 गया 1। उसके अलावा 6 और 2, यहां लिख लेता हूं, 6 और 2 8 y, और 6 में से 2 गए। बोलो मानते हो कि नहीं? मानते हो कि नहीं भाई? यहां तक तो मानते होगे। अब आपने देखा कि 11 से 13 है, यानी y कितना है? 12। y की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, एक वैल्यू यहां पे पॉसिबल है। यहां पे 2 3 4 5 6, यानी यहां पे कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 5 वैल्यू पॉसिबल है। वैसे भी निकाल सकते थे 6 - 1। यहां पे 7 में से 4 घटा देते हैं, 3 वैल्यू पॉसिबल है। 3 वैल्यू, 1 वैल्यू, 4 और 5, 9 वैल्यू पॉसिबल है। तो 9 ट्राइंगल बनेंगे। चले मैं अब कुछ आपको और बातें भी बता देता हूँ, थोड़ा सा ट्राइंगल पे और भी चर्चा कर लेते हैं और समझ लेते हैं ट्राइंगल को। जैसे आप देखते हैं कि ट्राइंगल जो होता है, ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी, सी के सामने की भुजा सी, और ए बी। ठीक है, क्लियर है? ए बी सी। तो हम कहते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर यानी कि परिमाप ऑफ ट्राइंगल ए प्लस बी प्लस सी। परिमाप क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये होता है परिमाप। अच्छा, सेमी पेरीमीटर की बात करते हैं, यानी अर्ध परिमाप। सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, ठीक है, सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अच्छा, अगर एरिया की बात करें तो एरिया ना, एरिया को हम एक तो डेल से डिनोट करते हैं, और डेल बराबर होता है √S, यानी सेमी पेरीमीटर। फिर हम S में से A घटा देते हैं, S में से B घटा देते हैं, S में से C घटा देते हैं। इसको हम हिरोज फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, हिरोज फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या है? हिरोज फॉर्मूला। इसे पेरीमीटर की अर्धांगिनी बोलते हैं। दीपक डिल्लोन, हाँ हाँ, तुम्हारी अर्धांगिनी चली गई तो तुम अब ऐसी चीजों को अर्धांगिनी मानोगे, समझ गया मैं। अच्छा, दूसरा एक और, एरिया बराबर क्या होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। अब आप कहोगे कि जी हाइट तो कौन सा बेस, कौन सी हाइट? बेस का मतलब आधार। अब जैसे इसमें आपने ए पे परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये H1 होगा। अब बी पे भी डाल सकते हैं, ये H2 होगा।
आप सी पे भी डाल सकते हैं, ये H3 होगा। यानी ट्राइंगल का अगर एरिया निकालना है तो हाफ AH1 हाफ BH2 हाफ CH3, ये भी क्या है, एरिया। इस बात को लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अब जैसे अभी आपने देखा था कि जो B है वो C प्लस A और C माइनस A के बीच में होती है। अब B को मैं ऐसा लिख सकता हूं, जैसे हमें पता है कि अगर डेल बराबर हाफ बेस इंटू हाइट है तो हम ये कह सकते हैं, अब एरिया तो फिक्स है ट्राइंगल का, तो हम ये कह सकते हैं साइड 1/h के प्रोपोर्शनल होती है, हाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये कह सकते हैं। बोलो, साइड हाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि जो बी पे परपेंडिकुलर था वो 1/h2 था, और ये 1/h3 प्लस 1/h1, ये मॉड था 1/h3 माइनस 1/h1, इसको हम लिख सकते हैं 1/h2। आपको अगर ये नहीं समझ आ रहा है मैं क्या करना चाह रहा हूं तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट रिजल्ट याद करना, रिजल्ट तो कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इसे उल्टा कर दूं तो H2 साइन उल्टे हो जाएंगे, H1 H3 बटे H1 प्लस H3, H1 H3 बटे मॉड में H1 माइनस H3। अच्छा, कई बच्चे सोच रहे होंगे ये उल्टा का मतलब क्या है, आपने साइन कैसे पलट दिए। एक बात बताओ, ये 2 है और ये 4 से छोटा है और ये 1 से बड़ा है। अब आप उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, या इसको ऐसा लिख लो, 2 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, ऐसा लिख लो। उल्टा करोगे तो 1/2 1/3 1/4, ये 0.5, ये 0.33 और ये 0.25। तो आपको नहीं लगता अब साइन उल्टे हो गए, ये ऐसे था अब ऐसे हो गए। पलटने पे क्या होता है, संख्या छोटी हो जाती है, तो हमने इसीलिए साइन पलट लिया। अब आपको एज ए निष्कर्ष क्या याद रखना है कि जो एक हाइट होती है ना वो H1 H3 बटे मॉड H1 माइनस H3, H1 H3 H1 प्लस H3 के बीच में होती है, के बीच में होती है। अलग से लिख लो इसको, आप सवाल देख लो, सवाल कैसा आएगा इस पे, सवाल देख लो भाई। देखो भाई, अभी मैंने बताया कि H3 यानी कि जो तीसरा है वो 10 गुणा 11 बटे 11 माइनस 10, 10 गुणा 11 बटे 10 प्लस 11, तो ये 21 पंजे 105, 5 प्लस होगा H3, और ये केवल 110 होगा। तो 110 से छोटा है H3 और 5 से बड़ा है, तो जब 5 से बड़ा है तो 5 नहीं हो सकता, यही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल ऐसा और लिख लीजिए, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 20 और 22 है, तो निम्नलिखित में से कौन सी तीसरी ऊंचाई हो सकती है। आएगा सवाल इस पे। अब किसी के दिल में क्या छुपा है ये बस खुदा ही जानता है, दिल अगर बेनकाब होते तो सोचो कितना बवाल होता। थी खामोशी हमारी फितरत में तभी तो बरसों निभाई लोगों से, अगर मुंह में हमारे जवाब होते तो सोचो कितना बवाल होता। हम तो अच्छे थे पर लोगों की नजर में हमेशा बुरे ही रहे, कहीं हम सच में बुरे होते तो सोचो कितना बवाल होता। हाय हाय, मजा आ गया भाई। आगे बढ़े, देखिए दोस्त, तीसरी ऊंचाई H3, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 420 बटे 2 होगा, 420 बटे 42 होगा, तो ये कितनी बार कटेगा, नहीं 440 होगा ना ये, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये लगभग 42 से काटूंगा इसको तो 10 बार कटेगा, लगभग 10 प्लस 420 H3, और 2 से काटूंगा तो 220, यानी कि 10 से बड़ी होगी, 220 से छोटी। 9 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 221 नहीं हो सकता, 20 हो सकता। इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब जब आप इतना कुछ देख रहे थे, इतनी कुछ चीजें सीख रहे थे, तो 2-3 चीजें और सीखनी पड़ेंगी आज की क्लास में। तो अगर इजाजत दो तो मैं फटाफट से शुरू करता हूँ, जल्दी बताओ। अच्छा, आप यहाँ पे एक चीज समझ रहे थे बहुत ध्यान से, आपने कहा था कि जी एरिया जो है वो 2 बातों पे डिपेंड कर रहा है। तो पहले एक ट्राइंगल की हाइट के बारे में मुझे बताइए थोड़ा सा। जैसे एबीसी ट्राइंगल है और ये इसका बेस है, बेस बी मान लेते हैं, और ये इसकी हाइट, एच इसकी हाइट है। अच्छा, हाइट क्या होती है? अगर मैं आपसे हाइट की डेफिनेशन पूछूं तो हाइट क्या होती है? तो आप कहेंगे जी हाइट होती है डिस्टेंस, वो भी परपेंडिकुलर, ये साइन होता है परपेंडिकुलर का, डिस्टेंस वो भी परपेंडिकुलर, ऑफ ए वर्टेक्स टू अपोजिट साइड, टू अपोजिट साइड, यानी विपरीत भुजा पे, विपरीत भुजा पे वर्टेक्स से डाला गया परपेंडिकुलर हाइट है। ठीक है, कितने परपेंडिकुलर एक बिंदु से डाले जा सकते हैं? तो आपका जवाब होगा जी एक ही परपेंडिकुलर डाला जा सकता है। अब मैं कहूं कि यार एक ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है, ये रहा, और फिर आपसे कहूं कि इसकी हाइट क्या होगी, तो आप कहेंगे जी ट्राइंगल तो कुछ भी है, हाइट तो इसकी एच ही होगी। अच्छा, मैं इधर बना दूं और इस ट्राइंगल की बात करूं तो आप कहेंगे हाइट यही होगी। मैं अच्छा ऐसे एक और बना दूं तो आप कहेंगे ट्राइंगल की हाइट तो यही होगी। होगी या नहीं होगी? यानी इन सब केसेस में ट्राइंगल की हाइट सेम है। और जो एरिया है वो 2 बातों पे डिपेंड करता है। एरिया, एरिया एक तो बेस पे डिपेंड करता है और एक एरिया हाइट पे डिपेंड करता है। अगर हाइट सेम हो गई तब एरिया सिर्फ, अगर हाइट सेम हो गई फिर क्या होगा? एरिया, एरिया फिर क्या होगा? हाइट सेम हो गई, केवल बेस पे डिपेंड करेगा। तो हमें ये बात सीखनी है कि अगर एक ट्राइंगल में, ये कई सारे ट्राइंगल हैं और इन सबका वर्टेक्स कॉमन है, एक ट्राइंगल पहला, दूसरा, तीसरा, या ये पूरा एक ट्राइंगल है, मैंने नाम लिख दिया ए बी सी डी ए। मैं यहां पे एक बात कह सकता हूं कि ट्राइंगल कौन कौन से हैं? ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल ए डी ई, ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी डी, या फिर ट्राइंगल ए सी ई। ऐसे बहुत सारे, इन सबकी हाइट सेम है, इन सबकी हाइट सेम होगी, हाइट सेम होगी। ये बहुत गहरी बात है जो अभी आपको समझनी है। मैंने क्या कहा? इन सबकी हाइट सेम होगी, बहुत ध्यान से समझना है। क्या होगा भाई? इन सबकी हाइट सेम होगी। कौन सी? मान लेते हैं परपेंडिकुलर डाला है तो। और अगर हाइट सेम है तो इनके एरिया का अनुपात, अगर मैं कहूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनके एरिया का अनुपात क्या होगा, 3 ट्राइंगल का पूछूं केवल, कि भाई ट्राइंगल ऑफ एबीसी, ट्राइंगल ऑफ एसीडी, ट्राइंगल ऑफ एडीई, तो बराबर क्या होगा अनुपात? बीसी अनुपात सीडी अनुपात डीई। ये वाली बात लिख लीजिए, फिर अगले पेज पे और अच्छे से समझाऊंगा। बेस रेशियो बराबर, चाहो तो लिख सकते हो कि बेस रेशियो बराबर एरिया रेशियो, बेस रेशियो बराबर एरिया रेशियो। अब मैं इसमें एक एग्जाम्पल छोटा सा लेके समझा भी देता हूं, एग्जाम्पल भी लेके समझा देता हूं। मान लेते हैं कि एक ट्राइंगल था एबीसी, एबीसी एक ट्राइंगल था। आपने एक लाइन खींची, आपने एक लाइन खींची डी, और आपने कह दिया कि बी डी अनुपात सी डी बराबर 5:9 है। फाइंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एबीडी ट्राइंगल एबीसी। ये आपसे पूछ लिया, क्या हो? जल्दी से बता दो। मैं एक एक एग्जाम्पल देके इतने प्यार से चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। द बेस्ट ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं मैं, दावे के साथ कह सकता हूं। हर टॉपिक में तो मैं नहीं कहता ना द बेस्ट, ये वाला टॉपिक आज तक का सबसे बेस्ट है। मुझे पता है, मैंने सब में ऐसे ही पढ़ा है, लेकिन ये मैं सबसे अलग पढ़ा रहा हूँ। इस बैच में बहुत सीक्वेंस से, बहुत टाइप वाइज, बहुत एफर्ट लगा के पढ़ा रहा हूँ। प्लीज रेस्पेक्ट दिस थिंग। समझिए,
देखिए कई बच्चे बेवकूफ हैं, वो क्या कर रहे हैं कि साइड का स्क्वायर कर दे रहे हैं इतना पढ़ाने के बाद भी। 25 और फलाना ढिमका, ये 5 और ये 9 है। तो मैं ये कह रहा हूं, मुझे पता है कि इस ट्रायंगल की हाइट सेम होगी और आपने एडीबी और एबीसी पूछा है, तो एडीबी का बेस कितना है 5, एबीसी का बेस कितना होगा 5 और 9 14, तो यही आंसर आ जाएगा 5:14। मैंने क्या कहा कि डायरेक्ट एरिया बेस के अनुपात में होगा। ये कोई सिमिलर ट्राइंगल थोड़ी है भाई, ये कोई सिमिलर ट्राइंगल थोड़ी है, एरिया डायरेक्ट बेस के अनुपात में बढ़ जाएगा। चले अब देखिए सवाल को, यहां से मैं एक चीज कह सकता हूं कि यार एडी बटे सी डी बराबर 7/8, एडी बटे सी डी बराबर 7/8, डीई बटे बीई, डीई बटे बीई बराबर 4/3, डीई बटे बीई बराबर 4/3। ठीक है भाई, क्लियर है। अब आप देखेंगे कि यार अगर ये 7/8 है और ये 4/3 है, तो मैं केवल इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। इस ट्राइंगल में एरिया बेस के अनुपात में बटेगा कि नहीं बोलो। तो आपने कहा हाँ जी, बीई और डी 3 और 4 है, 3 और 4, तो हम ये कह सकते हैं इसका एरिया 4 होगा मास्टर साहब और इसका एरिया 3। ऐसे देखेंगे, हमारी आंखें इधर हैं, ऐसे लेट जाएंगे ऐसे, 3 4 3 4 3 4 छिक 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 छिक। बोलो भाई, ये 3 4 समझ में आया। अब मैं अलग से चित्र बना देता हूं आपको समझाने के लिए। मैंने कहा कि अब अगर मैं इस पूरे को ऐसे बना दूं, ये ए, ये डी और ये सी और ये बी, तो ये 3 और 4 मिला के कितना है 7, ये 7 है और हमें पता है इसका बेस कितना है, 7 और 8 का बेस है, तो अगर ये 7 है तो ये 8 होगा, ये भी पता चल गया हमें 8। सवाल में क्या पूछ रहा है, ए बी ई, यानी ए बी ई का एरिया कितना होगा 3, ए बी सी 8 7 15 बराबर 1 5। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया? मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया या कोई डाउट है? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया या कोई डाउट है? जब तक एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं आज, जो जरूरी है वो क्या है, वो देखिए ध्यान से कि जैसे एबीसी एक ट्राइंगल है, ये इसका बेस है x और ये इसकी हाइट है, ये y मान लेते हैं, ये इसकी हाइट है h, मान लेते हैं एंगल थीटा। ठीक है, आपने देखा क्या भाई, आपने देखा कि अगर इसका एरिया निकालना है जी, ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालना है, तो वो क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है x इंटू एच, यही होगा, हाफ बेस इंटू हाइट x इंटू एच होगा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इस ट्राइंगल में साइन थीटा निकालूं, क्योंकि मुझे h पता करना है y के टर्म में, तो वो h बटे y होगा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। कितने लोग जानते हैं ये बात कि साइन थीटा किसी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन h होता है। तो यहां से h कितना पता चला, h पता चला जी y साइन थीटा होगा। h कितना होगा, y साइन थीटा, मैंने यहां रख दिया y साइन थीटा, तो ये कितना आ गया, हाफ एक्स वाई साइन थीटा। आपको ये चीज याद रखनी है, कंठस्थ रखनी है कि अगर किसी ट्राइंगल में मेरे को दो भुजाएं पता है, किसी भी ट्राइंगल में मुझे दो भुजाएं पता है, ये y और ये x, किसी भी ट्राइंगल में मुझे दो भुजाएं पता है और उनके बीच का कोण पता है, तो एरिया होगा हाफ एक्स वाई साइन थीटा। कोई भी डाउट है तो बताओ। तो छोटे मोटे सवाल देख लीजिए कि किस तरीके के सवाल इस पे पूछे जा सकते हैं पेपर में। एक तो मैं बिल्कुल बेसिक सी बात लिख देता हूं कि अगर मैंने बिल्कुल बेसिक सी बात लिख दी, मैंने कह दिया कि भाई ये ट्राइंगल है, इसकी भुजा ये 8 और ये 16 है, 8 और ये 16, ये एंगल 30 है, ये 75 है। ज्यादा लिख दिया मैंने, ऐसे नहीं लिखता, मजा नहीं आएगा। ये 35 है, ये 70 है। ट्राइंगल का एरिया बताओ, एबीसी का एरिया बताना है। फाइंड एरिया
ऑफ ट्राइंगल एबीसी। देखो अब जैसे मुझे पता चल गया कि यार ये ट्राइंगल 75 डिग्री होगा, तो इसका एरिया कितना होगा, हाफ, दोनों भुजाएं 8 गुणा 16 इंटू साइन 75। आप में से कितने सारे लोग हैं जिनको साइन 75 का मान पता है? अभी नहीं पता तो जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब पता कर लेंगे, अभी डायरेक्ट ऐसे ही लिख लेंगे, √3 + 1/2√2। अगर मैं ये लिख देता हूँ, 2 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, तो 16 चौका 64, 64 गुणा √3 + 1/2√2, तो ये आ जाएगा जी 16√2 और ब्रैकेट में √3 + 1। यही आंसर आ रहा है सबका, सबका आंसर आ रहा है यही। कई लोगों को साइन 75 का मान नहीं पता था, तो मैंने लिख दिया है साइन 75 का मान, अभी आप याद रख लेंगे कुछ इंस्टेंस के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। देख पा रहे हैं, मैं 1-2 सवाल पूछ लेता हूँ छोटे छोटे। जी गुरुदेव यही आया। ठीक है, 1-2 सवाल पूछ लेता हूँ छोटे छोटे, ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे। जैसे अब किसी ने आपसे ये सवाल पूछ लिया, बहुत बच्चों जैसा सवाल है, कुछ है नहीं सवाल के अंदर, बहुत छोटा सा सवाल मैं एक पूछ रहा हूँ आपसे, बहुत छोटा सा। ये सवाल देखिए, एक सवाल ये देखिए। तो आज के जो कॉन्सेप्ट हैं और जो मुझे पढ़ाना था, मैं समझूंगा कि सफल हो गया मेरा पढ़ाना, आप समझ गए। तो इस टाइप के सवाल में हम कैसे करेंगे, जैसे देखिए एक बात तो तय है कि इन्होंने STQR का एरिया दे रखा है और PQR का पूछ रहा है, तो मैं इतना तो समझ गया कि मुझे एरिया का अनुपात चाहिए। बट अब वो एरिया का अनुपात मुझे मिलेगा कैसे? तो देखिए जब कभी ऐसा सवाल आता है, मैं एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझाता हूँ। लाइक देखिए कि कोई ट्राइंगल है, अभी सवाल पे बाद में आएंगे, पहले ऐसे समझिए, PQR। ठीक है, एक ये भुजा हमने खींच दी, मैंने कहा कि जी ये 3:4 है, मैंने कहा जी ये 5:7 है, मैंने कहा। तो अब आपको पता है कि आपने अगर अनुपात माना है तो आप इसे लिखेंगे भाई ये 3A भुजा और ये 4A, इसको आप लिखेंगे 5B और 7B, क्योंकि अनुपात है, अनुपात का तो मतलब यही है। तो मैंने कहा कि अगर ये भुजा XY है और फिर आपसे मैं कहूं कि PXY का एरिया बताओ, तो आप साफ कह देंगे जी हाफ और भुजा 3A और 5B और इंटू साइन P होगा, यही कहते हैं, P उनके बीच का कोण है। मैंने कहा अगर PQR का एरिया पूछ लूं आपसे तो आप कहेंगे जी हाफ तो उसमें भी आएगा, 3A और 4A 7A इंटू 5 और 7 12B इंटू साइन P आएगा। जब अगर अनुपात की बात आएगी तो आप देखेंगे कि साइन P से साइन P कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, A से A और B से B, और ये आ जाएगा जी 3 पंजे 15, या ऐसे कह सकते हैं 3 × 5 / 7 × 12, यानी 15/84। मेरे कहने का मतलब है कि जब कभी हमें ऐसे अनुपात दे रखा होगा और एरिया का अनुपात पूछेगा, तो मैं डायरेक्ट समझ जाऊंगा, ना तो मैं ये AB करूंगा, मैं जैसे क्या करूंगा, PXY पूछा किसी ने, PQR पूछा, तो मुझे पता है कि हाफ कट जाएगा, साइन P कट जाएगा, तो मैं इसकी भुजा लिखूंगा 3 × 5 और इसकी लिखूंगा 7 × दैट्स इट। ये जो झमेला है ये मैं नहीं करूंगा। ये वाली बात समझ आई या नहीं आई? जब भी, अब जैसे मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूं, एग्जांपल ज्यादा समझने आपको, कि कल को कोई ये कह दे यार ये 1 और ये 2 और ये 3 और ये 5 और ABCDE, और अब आपसे पूछ ले कोई कि यार मुझे बताओ ABC का एरिया का अनुपात और BDEC का एरिया का अनुपात क्या हो, ये किसी ने मुझे पूछ लिया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ ABC ट्राइंगल, नीचे ADE ट्राइंगल, ABC का एरिया 1 × 2, नीचे 1 और 3 4 × 7 बराबर 1/14, 1/14। तो ABC यानी कितना है 1, और पूरा 14 होने का मतलब कितना है 13, 1 और 13, ये उत्तर। अब हम सवाल पे आ जाते हैं, जो हमारा सवाल था, इस सवाल का उत्तर बता दीजिए फटाफट। आखिरी सवाल है, इस सवाल का उत्तर फटाफट बता दीजिए, नहीं तो गांठें वगैरह सब टूट जाएंगी। अब मैं यहाँ पे एक बात कह सकता हूँ सीधे सीधे कि भाई PST का एरिया, जैसे GST होता है वैसे PST का एरिया बटे PQR का एरिया निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे हाँ जी कैसे, PS कितनी है, ये 3 है और ये 4, ये 4 है और ये 5, यही है ना, तो 3 × 4 ऊपर वाली भुजा, और ये 7 × 9,
कितना आ गया जी, 3 तिया 9, 4/21 आ गया, 4/21 एरिया आ गया जी। मैं ये कह सकता हूं कि इसका एरिया महाराज 4 आया है, पूरा 21 है यानी इसका 17 आया है, और इस 17 की वैल्यू 153 है सवाल में, एक की वैल्यू कितनी हो गई 9, हमें 21 की निकालनी है पूरे ट्राइंगल की। 189 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बोलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। जल्दी बताओ, क्लियर है कि नहीं? तो अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी आपसे, तब तक विदा लेते हैं, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, तब तक के लिए शुभ रात्रि।